तो देखो आज हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, प्रिपेयरिंग अ कंपनी फॉर एन आईपीओ एंड गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। इट मीन्स अगर हम इस चैप्टर को देखें तो इस चैप्टर में क्या क्या एस्पेक्ट्स कंसिडर करे हैं और किस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है, स्टडी करना है और एग्जाम को क्लियर करना है। तो जैसे कि अगर हम देखें इसमें प्रिपेयरिंग अ कंपनी, वर्ड इज यूज प्रिपेयरिंग अ कंपनी फॉर एन आईपीओ एंड गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। इट मीन्स यहाँ पे ये चैप्टर हमें 2 पॉइंट्स पे फोकस करा रहा है कि एक तो वो कि जब कंपनी एक इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स फर्स्ट टाइम जब कंपनी इश्यू लेके आ रही है तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ध्यान में रखनी है, उसे क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं, उसे क्या क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है। एक तो इस मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। दूसरा गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स क्या है। इस चैप्टर को अगर आप पूरे चैप्टर को समझोगे तो इस पूरे चैप्टर में 3 पॉइंट पे फोकस किया गया है, उसके बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। जैसे कि इसके फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये बताएंगे कि आईपीओ लाने से या कंपनी को लिस्टिंग कराने से क्या क्या फायदे होते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो हम इसमें कंसिडर करेंगे वो ये करेंगे कि जब हमें एक ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है या जब एक कंपनी आईपीओ लेकर आएगी तो उसे एज ए गवर्नेंस रिक्वायरमेंट कौन कौन सी पूरी करनी है। जैसे कि मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है, ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करना है, उसी के साथ साथ ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट्स जो होते हैं उसकी प्रिपरेशन कंपनी के द्वारा होनी चाहिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसे मर्चेंट बैंकर को, लीगल एडवाइजर को सबमिट करने हैं और उसी के साथ साथ जो सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे उसका एक डाटा रूम प्रिपेयर करना है, डाटा रूम उनको फाइनलाइज करना है चाहे वर्चुअल में या फिजिकल में। उसी के साथ साथ लास्ट में इस चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे तो उसमें पोस्ट की बात करी है। इट मीन्स पहले तो इन्होंने प्री की बात करी है कि जब एक आईपीओ आने वाला है तो उससे पहले कंपनी को किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, किस तरीके के कंप्लायंसेस पूरे करने हैं। और उसके बाद फिर सेकंड एस्पेक्ट इन्होंने कंसिडर किया कि जब आपका आईपीओ आ जाएगा तो पोस्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। इट मीन्स जब एक कंपनी लिस्टेड हो जाएगी तो लिस्टिंग होने के बाद उस कंपनी को अपने पार्ट पे क्या क्या कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स करनी होती हैं। तो ये मुद्दा, ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे कंसिडर करने हैं। इट मीन्स देखा जाए तो मैं कह सकती हूं देयर आर 3 ब्रॉड टॉपिक्स और 3 टॉपिक के सब पार्ट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर एक कंपनी लिस्टिंग कराती है, अगर एक कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि जब भी कभी कोई कंपनी कैपिटल रेज करती है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। एक्सपेंशन हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, मर्जर हो सकता है, एक्विजिशन हो सकता है, कंटिन्यूइंग रनिंग बिजनेस हो सकता है। इट मींस जब भी कभी कंपनी फंड रेज करती है, पैसे इकट्ठा करती है तो कोई ना कोई उद्देश्य के साथ उस पैसे को इकट्ठा करती है। दूसरा इसमें यह भी डिस्कस करेंगे हम कि जब एक कंपनी फंड रेज करती है तो उससे क्या होता है कि उसकी एक, जब कंपनी इशू लेके आती है या कंपनी लिस्टिंग कराती है तो उससे कंपनी की एक ब्रांड रिकॉग्निशन बनता है, एक ब्रांड वैल्यू बनती है। ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इस तरीके से हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वैसे अगर देखा जाए आईपीओ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, ये 2 धारी तलवार है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है, अगर सक्सेस हो जाता है तो आप अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर सक्सेस नहीं होता तो इट गिव अ नेगेटिव एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। सो इट इज अ वेरी टफ टास्क, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. It is to be considered in a very very important manner, and that is the basically duty of the company secretary to preparing the documents, to submit the documents and complying various law के requirements. Now अब यहाँ पे जो एज ए कंपनी सेक्रेटरी, जैसा कि आप सब जानते ही हो, CS प्रोफेशनल के ग्रुप 3 का ये कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग का चैप्टर है, एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। ऑलमोस्ट हमारी बुक का जो ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद बस एक ही चैप्टर रहता है, वो पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम एग्जाम में जाते हैं या हम एग्जाम को फेस करते हैं या स्टूडेंट जब एग्जाम में जाता है तो कई बार क्या होता है कि वो बहुत सारे पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं, कोशिश नहीं करता, मतलब स्किप हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेशर, ड्यू टू द एग्जामिनेशन प्रेशर, एंड लॉट मोर प्रॉब्लम्स आर देयर। उस समय आपको धैर्य रखना है, उस समय आपको पेशेंस रखने हैं, क्योंकि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो और इस लेवल पे स्टडी करते हो तो इस लेवल पे स्टडी जो की जाती है वो रटने वाली नहीं की जाती। हाँ, पॉइंट्स क्लैम करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट,
विदाउट क्रैमिंग द पॉइंट इज वेरी टफ टू क्लियर द एग्जाम, बट ऑन द अदर एस्पेक्ट हमें पॉइंट्स को समझना भी होगा, क्योंकि अगर बाय चांस हमारा कोई पॉइंट स्किप होता है तो हम उस टॉपिक को समझ लें और हम खुद से लिख सके। कभी भी ये नहीं है कि एज यूजुअल जो लर्न करा हुआ है वही लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बस ये है कि पॉइंट्स कम से कम सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे एज ए कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में इस चैप्टर को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि देखिए आईपीओ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया कि अगर फ्लॉप हो जाता है या अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत हानिकारक है। कंपनी की रेपुटेशन जाती है, पेनल्टी और बहुत नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट कंपनी की ग्रोथ पर आता है। तो इसीलिए ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए इज अ वेरी क्रूशियल एक्टिविटी। एक ऐसे प्रोफेशनल होना जरूरी है और उस प्रोफेशनल को एक अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है जो कि इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बहुत ही शालीनता से पूर्ण रूप से संपन्न कराए। तो दैट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि देखिए बहुत बारीकी की नॉलेज, जैसे मैं अगर बात करें हम आईपीओ की तो उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस हैं सेबी के, जैसे सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस हैं, उसी के साथ अगर लिस्टेड हो जाती है तो एलओडीआर रेगुलेशंस हैं, उसी के साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। कंपनी एक्ट तो हमारा है ही, कंपनी एक्ट 2013, तो लॉट मोर रिक्वायरमेंट्स, सेबी इनसाइडर प्रोहिबिशन रेगुलेशंस, देयर आर लॉट मोर रेगुलेशंस व्हिच आर इशूड बाय द सेबी, एंड उनकी गहन अध्ययन जो करता है वो कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी करता है। कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल जो होता है, या जैसे कि अभी तो आप स्टूडेंट हो, तो उससे उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि वो इन सब प्रोविजंस से अच्छा खासा उसको नॉलेज है या उसने वो पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर से ये समझाने की कोशिश करी है कि जब एक कंपनी आईपीओ लेके आएगी तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, दूसरी तरफ जब एक आईपीओ आएगा तो कंपनी के पार्ट पे क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, कंपनी को कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं, कंपनी को वो डॉक्यूमेंट किसको सबमिट करने हैं, कंपनी को वो एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है, टाइमली डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं या टाइमली डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद फिर से इन्होंने आगे बताया कि जब कंपनी लिस्टेड हो जाएगी तो लिस्टेड होने के बाद क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या मुद्दों पे, क्या क्या पहलू पे उसे ध्यान देना है। तो मैं फिर से क्रक्स में आपको बता देती हूं कि 3 टॉपिक यहां पे ब्रॉडर लेवल पे हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन एंड द एडवांटेजेस, सेकंड वन इज क्या क्या स्टेप्स कंपनी के पार्ट पे लिए जाते हैं, ड्यू डिलिजेंस कैसे होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी आईपीओ आने से पहले, एंड लास्ट वन इज आईपीओ आने के बाद एक लिस्टेड कंपनी को क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो अब हम इस चैप्टर को कहीं ना कहीं मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि बेटा मेरा अपना एक पैटर्न है पढ़ाने का, हमारे पास ये नोट्स हैं और ये लगभग हमारे नोट्स जो ऑन एन एवरेज मैं बता देती हूं, ये हमारे नोट्स टोटल 15 बट ये हमारे टोटल 20 पेजेस के नोट्स हैं जो कि डिटेल नोट्स हैं, जो कि हमारे डिटेल्ड नोट्स हैं, पूरा डिटेल चैप्टर है। और इसके अलावा फिर हमारे पास क्रक्स नोटिंग भी है। क्रक्स नोटिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग योर एग्जाम, रिवीजन के लिए इट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे हमारे पास हम साथ साथ क्रक्स नोटिंग भी मेंटेन करते हुए चलेंगे ताकि हम अपने मिशन, हम अपने उद्देश्य में बड़े ही आराम से सक्सेस ले सकें। पढ़ते सब हैं, पढ़ाते सब हैं, लेकिन हमें वो काम करना है जिससे हमें कामयाबी इजीली मिल जाए। तो देखिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया, preparing a company for an IPO governance requirements. Going public is certainly very important milestone in the life of a company. Yes, of course. आप जब कंपनी एक पब्लिक से फंड रेज करती है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है कंपनी की लाइफ में, कंपनी की जिंदगी में। आईपीओ वंस इन लाइफ साइकिल ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट जर्नी ऑफ द कंपनी, फर्स्ट टाइम जब वो इशू लेके आती है तो that obvious happen in the life of company, in the journey of company, and it is not an easy task. It is a very very complex process. मैंने बताया ना कि अगर हमने इसको सही तरीके से नहीं पूरा किया तो it gives a negative and adverse effect to the reputation of the company. Obviously it's a very time consuming and maybe expensive sometime. Why time consuming? Because each and every point and aspect is to be considered in a very deep manner, in a detailed manner. Nothing is to be mentioned in the offer document is maybe immaterial, illogical or
something giving a negative image or negative information that give a drastic impact to the reputation of the company. Some of the advantages of going public and attaining listing includes. It means अगर एक कंपनी लिस्टिंग के लिए जाती है तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं. मतलब एक कंपनी अगर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, एक कंपनी अगर कहीं ना कहीं किसके लिए जाती है, पब्लिक इशू के लिए जाती है, तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हम अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा रेजिंग कैपिटल. फर्स्ट पॉइंट इज रेजिंग कैपिटल. रेजिंग कैपिटल मतलब पूंजी इकट्ठी की जाती है. कंपनी रिक्वायर फंड्स टू फाइनेंस इट्स नीड्स. मीन्स वाई कंपनी फंड्स रिक्वायर्ड. पहले मैं इस टॉपिक को वैसे ही बता देती हूं, फिर जस्ट मैं रीड आपको इससे करके बताऊंगी एंड देन इसका मैं क्रक्स नोट करवाऊंगी. एक एक पॉइंट का मेरा यही तरीका होता है. तो जैसे कि हमने कहा रेजिंग कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा रेजिंग कैपिटल. वाई कंपनी रेजिंग कैपिटल. कंपनी कैपिटल क्यों रेज करती है? कंपनीज रिक्वायर फंड्स टू फाइनेंस इट नीड्स. जरूरत पूरी करने के लिए, जरूरत में भी एक्सपेंशन, जरूरत में भी ग्रोथ, जरूरत में भी एक्विजिशन, प्रेजेंट बिजनेस ऑपरेशन भी हो सकता है. ये सर नो. तो आईपीओ एक तरीका होता है जिससे हम कैपिटल मार्केट से फंड रेज करते हैं. आईपीओ एक ऐसा रूट होता है, दूसरी तरफ आईपीओ एक ऐसा भी रूट होता है जो कि हम पब्लिक से पहले अगर हमने फंड रेज किया है, पब्लिक में ना जाके हमने प्राइवेटली फंड रेज किया है, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी है, वेंचर कैपिटल है, एंजल फंड्स हैं, प्रमोटर्स है, तो उनके पास भी एक रास्ता होता है अपने शेयर्स को देने का थ्रू द ऑफर फॉर सेल. थ्रू द ऑफर फॉर सेल मतलब इसमें जो पॉइंट डिस्कस किया, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, एंजल फंड्स, ये क्या होता है जब कंपनी इनिशियल स्टेज पे होती है तो सीड्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, सीड्स की जरूरत होती है. सीड्स मतलब पूंजी की जरूरत होती है कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए. इस तरीके का फंड की जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. जब कंपनी अर्ली स्टेज पे होती है तब उसे इस तरीके के फंड्स की जरूरत होती है. तो जो लोग इसमें कंपनी में फंड लगाते हैं उनके लिए भी एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी होती है आईपीओ के थ्रू. वो भी अपने शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मतलब अपने शेयर्स जो हैं आईपीओ के थ्रू वो क्या कर सकता है, ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर्स निकाल सकते हैं. देखिए अब इन्होंने क्या कहा, कंपनी रिक्वायर फंड्स टू फाइनेंस इट्स नीड्स फॉर एक्सपेंशन, ग्रोथ, एक्विजिशन, प्रेजेंट बिजनेस ऑपरेशन. एंड आईपीओ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वे होता है टू एसेस द कैपिटल मार्केट एंड रेजिंग रिक्वायर्ड इक्विटी रिसोर्सेज. आईपीओ रूट इज ऑल्सो यूटिलाइज. इट मीन्स सेकेंड पर्पज भी इन्होंने बताने की कोशिश करी कि आईपीओ रूट इज ऑल्सो यूटिलाइज बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो पहले से ही पैसा लगा चुके हैं एट द इनिशियल्स ऑफ कंपनी, एट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ कंपनी एज अ सीड कैपिटल, एज अ प्राइवेट इक्विटी, वेंचर, एंजल फंड्स. आई थिंक सो ये जो पॉइंट प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल एंड एंजल फंड्स आपने जरूर पढ़े होंगे एग्जीक्यूटिव लेवल पे, बट फिर भी मैं आपको क्रक्स में बता देती हूँ कि इस तरीके की कैपिटल जो लगाई जाती है वो एट द इनिशियल स्टेज, एट द अर्ली स्टेज, एट द ग्रोइंग स्टेज ऑफ कंपनी, जब वो कंपनी स्टार्ट होती है तो इसको हम कई बार सीड कैपिटल भी बोलते हैं. As well as promoter to exit from the company or dilute their stake. How? By making offer for sale, and benefits of listing are available to company and its stakeholders. Now, अब हम इस पॉइंट को थोड़ा सा क्रक्स में मेंटेन कर लेते हैं. फंड की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है? इन एक्सपेंशन, ग्रोथ, एक्विजिशन, प्रेजेंट बिजनेस ऑपरेशन. बेस्ट वे
to raise funds is an IPO. Through this SS capital market. IPO also utilize कौन प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, एग्जिट फ्रॉम कंपनी. बाय मेकिंग ऑफर फॉर सेल. इट मीन्स इस पॉइंट को हम इस तरीके से क्रैम कर सकते हैं कि जब हमें रेजिंग कैपिटल के बारे में पढ़ना होगा, इसमें दो मुद्दों पे ध्यान दिया गया कि फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्विजिशन के लिए, प्रेजेंट ऑपरेशन के लिए. एंड आईपीओ इज अ बेस्ट वे टू एसेस इनटू द कैपिटल मार्केट. दूसरी तरफ जो हमारे इनिशियल स्टेज के इन्वेस्टर्स थे उनके पास भी एक एग्जिट ऑप्शन होता है कि वो क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं. देखिए क्या होता है कि एग्जाम में ना अगर हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है. उस समय हमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए, उसके ऊपर हम लिख सकते हैं. तो वहां पे उस समय की स्ट्रैटेजी हमारे पास इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें ये ना सोचना पड़े कि हमें कहां से पढ़ना है. बस हमें ये होना चाहिए कि हमारे पास ये नोटिंग है, ये क्रक्स है और इससे हमें रिवाइज करना है. ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी, अब से नहीं बहुत सालों से ये स्ट्रैटेजी अच्छी रही है कि हम एग्जाम में इजिली क्रैक कर सकते हैं. आर यू गॉट द पॉइंट? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं.